हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं टीएसएम की पाठशाला में। और आज हम पहुंच चुके हैं क्लास 12 के इंटीग्रेशन चैप्टर में, डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। इससे पहले हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को तो टोटली कंप्लीट कर दिया है। भैया नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना कि उसके बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा कंप्लीट हो गया है। ओके, उसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे बेहतरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे थे। डन, तो भाई देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक अवेलेबल होगी और आप बड़े प्यार से देख सकते हो। ओके, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर से भी देख सकते हो। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को पता है ये इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। तो भाई आपको क्या करना है, इसको ज़रूर पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, तभी आप इससे रिलेटेड आगे के चैप्टर्स भी कर पाओगे। जैसे कि इससे रिलेटेड नेक्स्ट आपका 8 चैप्टर भी जो है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी आपके इंटीग्रेशन से ही रिलेट करते हैं पूरे। ओके, और इसमें भी हम अब डेफिनेट इंटीग्रेशन पर आ गए हैं। यानी आज के इस सेशन में हम इसके बेसिक से लेकर, भाई कहता है डेफिनेट इंटीग्रेशन बिल्कुल बेसिक भी कंप्लीट करवा देंगे और इसको बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे कि भैया क्या है, भाई क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अलग किस तरीके से है, ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं, बिल्कुल नज़रें स्क्रीन पे होनी चाहिए और एकदम ध्यान से देखते रहिए, बिल्कुल स्किप नहीं करना। डन, तो भाई चलते हैं इसके नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में, वही इंट्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन में आ जाता है लिमिट, इसके अंदर लिमिट आ जाता है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कोई एक एफ एक्स फंक्शन जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स की रिस्पेक्ट में, लेकिन इसका लिमिट यहाँ पर अवेलेबल है a to b, यानी हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे विद लिमिट के साथ इंटीग्रेशन करेंगे। ये लिमिट के साथ इंटीग्रेशन करने पर होता क्या है, तो याद रखना कोई भी एक फंक्शन है उसका इंटीग्रेट अगर मैं लिमिट के साथ यहाँ पर कर रहा हूँ, यानी कि उससे मुझे क्या मिल रहा है, तो उससे मिल रहा है ax, ये इसका कोई रिजल्ट आएगा, दैट इज ax मैंने कह दिया। और ये ax क्या है, तो ये एक एरिया फंक्शन आ रहा है, यानी कि ये फंक्शन जितना एरिया कवर कर रहा है a to b लिमिट के बीच में, ओके, इस फंक्शन को क्रिएट कर देता है ये पूरा इंटीग्रेशन, दैट इज ax। और ax क्या है, एरिया फंक्शन है, एक तरह का क्या है भाई, एरिया फंक्शन है। डन, अब इसके बेसिक को और समझते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हमें आप हमारी बुक में एनसीईआरटी में भी गिवन है कि भाई ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इसका फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है, एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से देख लेते हैं तो क्या है ये। तो भाई ये कहना चाहता है कि एफ बी आ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, मान लो कि एफ कोई फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कब, एक क्लोज इंटरवल a to b में, कब भाई यहाँ पर देख लो a से b बचा रहा था ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पर हमने कहा कोई एक फंक्शन जो a to b में कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस है, तो उस कंडीशन में तो क्या होगा भाई, लेट ax बी एरिया फंक्शन, और ax जो इससे निकल रहा है उसको हमने एरिया फंक्शन लेट कर लिया है, तो उस कंडीशन में जो एरिया फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वही fx होगा। हमने यही तो स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, किसी फंक्शन का हम इंटीग्रेट करते हैं तो जो सॉल्यूशन आता है उसका अगर वापस डेरिवेटिव करें तो फिर सही आ जाएगा। यानी कि ये जो एरिया फंक्शन है इसको अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो यही fx आएगा, भाई यही fx आएगा। वही यहाँ पर कहना चाहता है कि एरिया फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो आपका नॉर्मल फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम था। अब आते हैं सेकंड पर, जिसका कि हमें यूज़ करना है इस चैप्टर के अंदर। ये तो आपका बेसिक था कि भाई आपका इंटीग्रेशन जो होता है दूसरे का डेरिवेटिव, यानी कि भाई इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है, वो एक दूसरे के वाइस वर्सा उल्टे फुल्टे होते हैं, यही होता है। लेकिन यहाँ पर फाइनली हम आते हैं सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अब इसके अंदर हम देखेंगे एफ बी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कोई एफ जो है एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, चलो भाई ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कहाँ पर, ए और बी क्लोज इंटरवल में, तो हम उसमें देखेंगे तो जो कैपिटल एफ बी एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, यानी कि इसका एक ये एफ का एंटी डेरिवेटिव एफ होगा, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं कि एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या हो रहा है, एंटी डेरिवेटिव का मतलब ये हो रहा है कि इसका डेरिवेटिव ये है और इसका एंटी डेरिवेटिव ये है, यही होगा। तो वही बात यहाँ पर हो रही है कि अगर मैं इस f को इंटीग्रेट करता हूँ तो कैपिटल F आ रहा है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा। चलो ठीक है, यानी कि बस यहाँ पर करना क्या है, तो fx का इंटीग्रेशन करना है और कुछ भी आंसर आएगा। इसका एग्जाम्पल लेके बिल्कुल करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं fx देख रहा हूँ, उसका इंटीग्रेट करेंगे और fx आएगा। इसमें हमें क्या करना है, इसमें लिमिट को साथ में लिखना है। पहले हम क्या करते थे, इंडेफिनेट में एक c नाम का
प्राणी रख देते थे, यानी कांस्टेंट वहाँ पर हम रख देते थे। बट अब वो कांस्टेंट नहीं आने वाला, वो सी अब डेफिनेट, जब भी लिमिट दिख जाए तब वो सी आपको नहीं मिलेगा। उसकी जगह यहाँ पर देखो उसमें क्या होता था, उसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाता था, एक तरह का एक रिलेशन पूरा आ जाता था, एक फंक्शन पूरा वैसा आ जाता था कि भाई वो पूरे को मतलब उसके जो भी आंसर है, ठीक है, उसका पूरा ग्रुप आ जाता था, इसलिए हम सी को वहाँ पर डिनोट करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एग्जैक्ट आंसर आता है, यानी कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या, ए से बी तक लिमिट जाएगी। ओके, तो ए से बी तक लिमिट यहाँ पर जा रही है, तो उसके सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे। नहीं यार समझ में, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन करो, फटाफट चीज़ें बिल्कुल बेहतरीन जगह से क्लियर होगी। बिल्कुल, यहाँ पर ये थ्योरेटिकल पार्ट था जिसमें कि हमने देखा कोई भी फंक्शन जो है उसको इस फॉर्मूले के तहत हमें खोलना है। अब ये कैसे खुलेगा, आइए बिल्कुल आगे बिल्कुल आराम से समझते हैं। तो यहाँ पर देखो है क्या, ये भाई कोई भी एक फंक्शन है f(x) dx जो कि a से b तक जा रखा है। इसका मतलब क्या होता है, तो अलजेब्रिकल सम ऑफ एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू fx, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, x इक्वल x एक्सिस। भाई मेन तुम्हें मैं बताऊँ ना, मेन बात, तो मेन बात यहीं पर है। वो आपकी क्या थी, थ्योरेटिकल बात थी, और ये आपकी मेन बात आ गई, ठीक है, जो कि आपको इम्प्लीमेंट करना है हर एक क्वेश्चन में। ये कहना क्या चाहता है, तो कहना ये चाहता है कि मान लो कि कोई एक फंक्शन आपके पास है, मान लो कि कोई एक फंक्शन है, जैसे कि मैंने देख लिया भाई कोई एक फंक्शन ऐसा दे रखा है, ठीक है भाई, इसमें हमने देखा कि ये a है और ये b है, ठीक है, ये फंक्शन को ऐसा दे रखा है, ये f(x) आपको दे रखा है, ठीक है। अब इसके अंदर कहा गया f(x) का इंटीग्रेशन a टू b होगा क्या, तो होगा क्या, तो होगा ये कि अगर मैं इसमें देख पा रहा हूँ y इक्वल टू f(x) यानी ये वाली लाइन, ठीक है, और x इक्वल टू a की बात करें तो a क्या होगा, तो भाई ये वाली लाइन, x इक्वल टू b यानी कि ये वाली लाइन, ठीक है, और x एक्सिस यानी ये वाली लाइन। ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, घिरा हुआ क्या बचा हमारे पास, तो ये घिरा हुआ ये बचा हमें, यही पार्ट हमें बचा है। तो इसने क्या रखा है, अलजेब्रिकल सम ऑफ एरिया बाउंडेड बाय क्या, ये आपका फंक्शन, ये x इक्वल टू a, x एक्सिस और x इक्वल टू b, ये चीज़ आ गया। इन सभी से जो बाउंडेड बीच वाला जो ये आपको एरिया दिख रहा है ना, इसी को कहा जाता है क्या भाई, इंटीग्रेशन f(x) a टू b, ठीक है। और ये क्या है आपका अलजेब्रिकल सम ऑफ एरिया बाउंडेड बाय दिस, यानी कि इसका क्या है, अलजेब्रिकल सम है, ठीक है, डन। अलजेब्रिकल सम आपको दिख रहा है, यानी कि हम एरिया को कैलकुलेट कर पा रहे हैं, यही होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, अब इसके कुछ एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल में भी क्या, तो जैसा कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया, क्या f(x) का इंटीग्रेशन क्या है, तो कैपिटल f(x) आ गया, कुछ भी इंटीग्रेशन उसका आता है, ठीक है, कुछ भी आता है, जैसे साइन का क्या आता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस आता है, कुछ तो आ रहा है। वैसे कोई भी इंटीग्रेशन जो इसका आएगा उसको हमने कैपिटल F से नोट किया। इसमें क्या करते हैं, लिमिट्स जो लिखी है उसको a टू b लिखा जाता है, और उसके बाद पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, यहाँ पर इसके साथ इसी में मैं एक क्वेश्चन साथ में भी आपके सामने बता देता हूँ, जिससे कि आपको सही तरीके से बिल्कुल समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने लिखा 2 से 3 तक लिमिट है, और यहाँ पर लिख दिया x प्लस में 1। सबसे सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, सबसे सिंपल क्वेश्चन से, ठीक है। तो यहाँ पर भाई हमने क्या किया, एक फंक्शन लिया x प्लस 1, लिमिट्स ली है 2 से 3। अब इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए, तो भाई हमें पता है x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 होता है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है। इतनी बात हो जाएगी, ठीक है। तो पहला काम है इसका इंटीग्रेट करना, और उसके बाद लिमिट्स को हम यहाँ पर लिख देंगे, किस अकॉर्डिंग, तो इस अकॉर्डिंग लिख देंगे, जिसमें कि हम देख पा रहे हैं 2 से 3 तक जा रखा है, क्या भाई 2 से 3 तक जा रखा है लिमिट, ठीक है। चलो भाई, अब इसके बाद करना क्या है, तो भाई पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। तो अपर लिमिट मैंने 3 पुट किया, तो 3 का स्क्वायर बाई 2 माइनस में प्लस में 3, भाई ये तो अपर लिमिट पुट किया गया है, ठीक है। अब माइनस में करके लोअर लिमिट पुट करेंगे, यानी 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस में 2, भाई ये लोअर लिमिट पुट कर दिया गया, ठीक है, डन। चलो ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि 3 3 जा 9/2 है, 9/2 कितना होता है, तो भाई ये होता है 4.5, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 4 3 7 7.5 हो जाएगा, ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया हमारे पास, डन, कोई दिक्कत नहीं। इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो भाई 2 बचेगा, 2 2 4 है, यानी माइनस में 4 आ गया, यानी कि 3.5,
ये इसका आंसर आ चुका है। देख रहे हो एग्जैक्ट बिल्कुल 3.5 आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ इस फंक्शन को हम जब इंटीग्रेट कर रहे हैं, भाई इस फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन के बाद लिमिट्स को पहले लिखा, फिर उसके बाद अपर लिमिट पुट किया, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट किया और आपका ये आंसर आ चुका है। भाई आंसर आ चुका है, यानी कि आपके पास कोई ये फंक्शन है, इसमें 2 से 3 तक की बात की जाए, इस लिमिट की बात की और कहा जाए उसमें कितना एरिया होगा, तो उसका एरिया कितना होगा 3.5 आ जाएगा। एरिया की बात करें तो स्क्वायर यूनिट में आ जाएगा, बट यहाँ पर हम जस्ट इंटीग्रेशन में यूनिट नहीं लगाएंगे, हम सीधे जो भी इसका आंसर 3.5 वो लिख दिया हमने। ओके डन। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन को इस तरीके से सॉल्व करना है। अब इसके कुछ बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे कि हमारी पकड़ इस पर बढ़िया वाली आ जाए। ओके तो यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले हम आते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल से एडवांस लेवल तक चलते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भाई सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भाई 10x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। 10x का इंटीग्रेशन कब से कब तक, तो π/6 से π/3 तक इंटीग्रेट किया जा रहा है, ठीक है, 10x का। तो भाई हमने अभी क्या देखा था, तो भाई जैसे इंटीग्रेशन हम इंडेफिनिट में करते थे सेम यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, सेम यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास सेम वही फॉर्मूले लगेंगे, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला हम नहीं देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इस कंडीशन पे मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, हाँ जी, तो यहाँ की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर 10 की बात करें तो 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 10 का इंटीग्रेशन जो होता है वो लॉग में और sec x होता है, भाई log sec x हो जाता है। भाई 10 का इंटीग्रेशन log sec x, ये कुछ फॉर्मूलेज आपको तो याद होने चाहिए। अब भाई इंडेफिनिट खत्म कर चुके हैं तो डेफिनेट में तो उसका यूज़ बड़े प्यार से करोगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया भाई, 10 का इंटीग्रेशन log sec x लिखा और लिमिट्स हमारे पास जा रही है π/6 से π/3 जा रही है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, तो बाद की बात करें तो पहले अपर लिमिट पुट किया जाएगा, यानी log sec और π/3 आएगा, माइनस में log sec π/6 आएगा। भाई ये चीज़ आ गई, डन। और इसके अंदर सी नहीं लगता सी। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ sec π/3, sec π/3 मतलब sec 60 की बात करें, sec 60 क्या होता है, तो sec 60 किसका उल्टा होता है, sec cos का। cos 60 क्या था, तो भाई 1/2 था, तो cos 60 1/2 था, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, यानी log 2 है। माइनस में sec 30 कितना होता है, तो भाई cos 30 क्या था, √3/2, तो ये 2/√3 होगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया log 2/√3 आ गया, ठीक है। log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई हमें पता है log a माइनस log b, अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ देख लो, log a/b होता है, यानी कि a और b अपॉन में आ जाते हैं जब माइनस साइन होता है, और प्लस होता है तो मल्टीप्लाई होता है। फिलहाल माइनस है तो अपॉन में आएगा, अपॉन में आने का मतलब हमारे पास सीधे आंसर आ चुका है, log 2 अपॉन में ये आ जाएगा 2/√3, तो नीचे वाला √3 ऊपर आएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल, यानी अब हमारे सामने आंसर है log √3। भाई ये आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी एक ही रूल लग रहा है बड़े प्यारे सा कि भाई हमें इसका इंटीग्रेट करके अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रखना है, अपर पहले पुट करना है, फिर लोअर माइनस करके पुट करना है, और उसके बाद सीधे आंसर। यानी कुछ ज़्यादा नया नहीं हुआ, इंटीग्रेशन वैसे ही करना है जैसा अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है। बस यहाँ पर हमें इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स को पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर में सी नहीं आता इसमें। ओके चलो, तो आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन की बात हम करते हैं, तो ये हमारे पास है dx/1 - x² है। ये किसका इंटीग्रेशन था, किसका था भाई, तो ये था भाई साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स का था, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए ना, तो भाई बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर भाई हमने लिखा इसे साइन इनवर्स एक्स लिख दिया है, और इसकी लिमिट जो जा रही है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक जा रखी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जब 1 पुट किया तो ये आ रहा है भाई साइन इनवर्स 1 माइनस में साइन इनवर्स और 0, ठीक है। साइन 1 कब होता है, साइन 1 कब होता है, तो ये होता है π/2 पे। तो हमने यहाँ पर लिखा कि भाई ये तो आ गया π/2। साइन 0 कब होता है, 0 पर होता है, यानी इस अकॉर्डिंग π/2 हमारा आंसर आ चुका है। भाई ये आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, तो बस वैसे ही इंटीग्रेट करना है जैसा अभी तक करते आ रहे हैं, हमें उसमें लिमिट को एक्स्ट्रा पुट कर देना होता है। ओके डन। चलो आते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा हमारे पास दिख रहा है, ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें क्या किया कैसे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि 10 इनवर्स x अपॉन में 1 + x² लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या किया जाए भाई,
तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, हमने जैसा कि इंटीग्रेशन पढ़ा था टी पुट किया जाता था, तो वही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। हमें पता है कि tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/1 + x² होता है, बिल्कुल होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लेट t = tan इनवर्स x, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग dt = क्या हो जाएगा, तो 1/1 + x² dx, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, डन। यानी इस अकॉर्डिंग मैं इसको जब सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ क्या, तो इस tan इनवर्स को t पुट किया और dx/1 + x² को हम dt लिख सकते हैं, भाई ये करेंगे, डन, ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव क्या आया, तो बदलाव ये आया कि भाई हमने अगर इसको t में कन्वर्ट किया है, अगर t में कन्वर्ट किया है तो उस कंडीशन में हमारी लिमिट भी चेंज होगी, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 0 से 1 है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, x की जगह, देख रहे हो भाई x की कंडीशन में लोअर लिमिट 0 थी, तो मैं यहाँ पर अगर 0 लिखता हूँ, x की जगह 0 लिखता हूँ, तो t की वैल्यू कितनी होगी, तो tan 0 कब होता है, 0 पर ही होता है, यानी कि कोई फर्क नहीं, 0 पर 0 ही आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो tan इनवर्स 1 यानी tan की वैल्यू 1 कब होती है, तो भाई π/4 पे होती है, यही होता है। तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पर π/4 लिखूंगा, ठीक है, उस कंडीशन में यहाँ पर π/4 लिखूंगा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। यानी कि देख लीजिए, जब भी हम t पुट करते हैं इसके अंदर, बिल्कुल ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है बिल्कुल, कि जब भी हम t पुट करते हैं किसी भी फंक्शन में तो उसको पहले तो नॉर्मली जैसे अभी तक t पुट करते आते थे इंडेफिनेट में वैसे कर दिया, लेकिन उसके बाद लिमिट में थोड़ा बदलाव आता है। और वो बदलाव कैसे आता है, तो जो हमने t पुट किया था उसी के अंदर x की कंडीशन में जो लिमिट थी उसको x में रखेंगे तो t की वैल्यू अपने आप आएगी। तो मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो tan 0 पर ही होता है, ठीक है, तो ये t की वैल्यू 0 आई तो 0 लिख दिया। और 1 जब हमने यहाँ पर रखा, 1 जब रखा तो tan इनवर्स 1 कब होता है, π/4 पर होता है, तो हमने t की वैल्यू π/4 रखी जो कि ऊपर लिमिट में आ गया, डन। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या इंटीग्रेशन आ रहा है, तो इंटीग्रेट किया था t का इंटीग्रेशन t² होता है, भाई यही होता है, और लिमिट जा रही है 0 से π/4। अब इसको जब हमने यहाँ पर पुट किया तो क्या आ रहा है, तो π/4 पुट करते ही भाई π/4 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस में 0 पुट करते ही 0 आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, तो π² है और 4 का स्क्वायर 16 होता है और नीचे वाला 2 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 32, 16 दूनी 32, ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओके। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि इस तरीके से टी पुट किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन ये कैसे होगा। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि साइन फाई है और कॉस की पावर 5 फाई डी फाई है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो भाई इंटीग्रेशन हमने पढ़ा हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा बिल्कुल। तो भाई मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, लेकिन कॉस 5 नहीं होता, भाई साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस 5 नहीं होता कि हम टी पुट कर पाएँ। तो इसमें थोड़ा सा बदलाव मैं ये कर देता हूँ कि इसी के अंदर मैंने लिखा 0 आ रहा है π/2 और यहाँ पर भाई साइन फाई लिखा मैंने, और इसके बाद इस कॉस 5 को हम लिख सकते हैं कॉस की पावर 4 फाई और फिर कॉस फाई डी फाई। क्या ये लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसी कंडीशन में मैं इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं 0 से π/2 और ये साइन फाई है। क्या इस कॉस 4 को मैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कर सकता हूं, तो भाई बिल्कुल कर सकता हूं। भाई कॉस 4 जो लिखा हुआ है कॉस की पावर 4 फाई है, तो इसको हम कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, और कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। तो यहां पर मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई और साथ में कॉस फाई डी फाई है, भाई ये लिख दिया हमने, और इसका स्क्वायर होगा। भाई हम देख पा रहे हैं इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब देखिए क्या है, अब हम ये कर सकते हैं साइन फाई को टी पुट करेंगे तो कॉस फाई आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, लेट साइन फाई इक्वल टू में टी कर दिया, तो साइन फाई का डेरिवेटिव क्या होता है, तो भाई कॉस फाई होता है और डी फाई होता है, इक्वल टू डी टी आ जाएगा, ये आ जाएगा, डन। अब इस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि लिमिट तो मैं बाद में चेंज करूँगा, पहले जो टी पुट किया वो टी पुट कर देते हैं, तो रूट में टी आ रहा है और 1 माइनस में इसने टी पुट किया हुआ तो टी स्क्वायर आएगा और इसकी पावर 2 है, और साथ में कॉस फाई डी फाई की जगह क्या है, तो डी टी आ चुका है, भाई ये आ गया।
डन। अब जब टी पुट किया है तो लिमिट तो चेंज होगी, और लिमिट कैसे चेंज होगी तो यहाँ देखते हैं। देखो भाई फाई की कंडीशन में 0 था, तो टी की कंडीशन में क्या होगा, तो इस 0 को मैं यहाँ रखता हूँ जहाँ पर टी पुट किया था, तो 0 रखूँगा तो साइन 0 क्या होता है, तो 0 ही होता है, यानी कि लोअर लिमिट तो 0 पर ही जा रही है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मैं देख पा रहा हूँ π/2 है फाई की कंडीशन में, तो मैंने π/2 रखा, तो साइन π/2 क्या होता है, तो 1 होता है, तो 1 होता है, तो टी की वैल्यू 1 आ रही है, यानी ये 1 आ रहा है आपके सामने, लिमिट बदल चुका है, 0 से 1 जा चुका है। ओके डन। चलो भाई ठीक। अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व किया, इसको मैं पूरे को खोल देता हूँ। खोलने का मतलब ये भाई रूट टी तो है हमारे पास, और अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, और माइनस में 2ab 2t स्क्वायर होगा। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया dt आ चुका है। डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ जिससे कि क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर भाई क्या करते हैं, अब मैं इस t को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, तो इस t को जब अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो मैं देख पा रहा हूँ 0 से 1 t रूट टी, मतलब क्या होता है t की पावर हाफ। इसको जब अंदर मल्टीप्लाई किया जाए t की पावर हाफ आ रहा है प्लस में, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूँ तो हाफ 4 में ऐड हो जाएगा, हाफ प्लस 4 कितना होता है, तो भाई t की पावर 9/2 होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हाफ टी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 टी की पावर क्या हो जाएगा भाई 5/2 हो जाएगा, और ये हमारे पास dt आ चुका है। ठीक है डन। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो प्लस इसमें भी होगा और नीचे भी प्लस होगा, जैसा इंटीग्रेशन पहले किया करते थे। यानी कि अब फाइनली जो हमारे पास आ चुका है वो क्या है, तो टी की पावर आ जाएगी 3/2 अपॉन में 3 और 2 वही आ जाएगा। उसके बाद t की पावर 9/2 की का इंटीग्रेशन करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो t की पावर भाई +1 हो जाएगा 9/2 में, यानी 11/2, और नीचे 11 है ऊपर 2 आ जाएगा। अब माइनस में 2 है, और 5/2 की बात की जाए तो ये कितना होगा, तो भाई 5 में 2 में 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 7/2, यानी कि t की पावर 7/2, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 7 और 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसके साथ में फाइनली लगाऊंगा क्या, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये लगा दिया। ठीक है, ये लगा दिया। अब क्या करेंगे, तो पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं, तो अपर लिमिट तो 1 है, तो 1 को जैसे ही मैं यहाँ पर रखूँगा तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, यानी टी की पावर कुछ भी है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो वही हमने लगा दिया। तो इस कंडीशन में 1 लगाते ये हमारे पास क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है भाई 2/3 आ रहा है। 1 यहाँ पुट किया तो आ रहा है 2/11 आ रहा है। 1 यहाँ पुट किया तो क्या आ रहा है, तो भाई माइनस में 4/7 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो पूरा 0, तो यानी माइनस में 0 कर दिया हमने, ये चीज़ हमारे सामने आ चुकी है। इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम लेते ही मेरे सामने क्या आ रहा है, तो भाई मैं इसका एलसीएम ले पा रहा हूँ, तो भाई तीनों ही अलग हैं, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया भाई, तो 33 7 या 21 और 7 या 21 22 23 यही होगा भाई। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो भाई यहाँ पर जैसे कि 3 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 77 ही आएगा, यानी 7 11 यही आएगा। तो इसको जब ऊपर मल्टीप्लाई किया 77 2 जा 154, ये हमने लिख दिया 154। ठीक है भाई, अब ये 11 से डिवाइड किया 7 या 21 दूनी कितना हो जाएगा, तो 42 भाई, ये आ गया 42। माइनस में इधर की बात करें 33 4 जा तो 4 या 12 4 या 12 13 132 ये आ रहा है। इसको मैं जब सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 42 42 माइनस 32 माइनस 90, इसको माइनस किया तो 64, यानी कि 64/231 ये आपका आंसर आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला बेहतरीन क्वेश्चन कैसा है। ओके चलो भाई, तो मैं अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन कुछ हमें दिख रहा है जिसमें कि हमने देखा नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको 0 to 2 इंटीग्रेट किया गया है, तो ये किस तरीके से इंटीग्रेट होगा। ओके, तो इसका भी हमने क्वेश्चन किया हुआ है भाई, इस तरीके के आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जरूर किए हुए हैं, उसी से रिलेट करते हुए हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, तो भाई जैसा कि हमें नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता था तो उस कंडीशन में हम स्प्लिटिंग नहीं क्या कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड करके इसका नीचे a² माइनस b² ऐसा कुछ फॉर्मूला बनाते थे, और वैसे यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ x² नेगेटिव है, तो पहले इस माइनस को बाहर निकालते हैं। तो भाई मैंने माइनस को कॉमन लेके बाहर कर दिया, उस कंडीशन में नीचे क्या बचा, तो x² का माइनस गया तो भाई ये तो x² बचा। अब साथ में ये -x आएगा और -4 आएगा, भाई ये चीज़ आ जाएगा। अब इसके बाद कंप्लीट स्क्वायरिंग में करते क्या थे, तो भाई जो हमारे पास x होता था उसके साथ का कोफिशिएंट क्या है, तो -1,
इसका हाफ क्या होता है 1/2 होगा। तो इसका होल स्क्वायर प्लस और माइनस करेंगे, यानी कि भाई मैंने 1/2 का स्क्वायर प्लस और 1/2 का स्क्वायर माइनस कर दिया। ठीक है, इतनी बात हमने कर दी। ऐसे तो था हमारा कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं 0 to 2 जा रहा है और ये माइनस साइन यहाँ पर है। ऊपर dx की बात करते हैं, नीचे हमारे सामने क्या है, तो a² + b² - 2ab बिल्कुल बन रहा है भाई। ये तीन जो टर्म्स हमारे पास है ये बन रहे हैं a² + b² - 2ab, यानी ये हमारे पास बन गया x - 1/2 का होल स्क्वायर बन गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, बचा क्या, तो -4 और -1/4, ये बचा ना 1/4, स्क्वायर करोगे 4 आएगा। इसका एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो 4 4 जा 16 1 17, यानी हमारे पास आ रहा है -17/4 आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x² - a² में कन्वर्ट करना है। ऐसा कुछ करना होता है तो ये बिल्कुल करना होता है। तो उस कंडीशन में हमें इस पर रूट लगा के और नीचे अगर मैं इस 4 को 2 कर दूँ तो उस कंडीशन में मैं इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब ये जो बाहर माइनस था उसको मैं अंदर करूँगा तो क्या आ रहा है, तो 0 to 2 जा रहा है और ये हमारे पास dx/ में ये जब माइनस जैसे अंदर आएगा तो ये वाली टर्म पहले आ जाएगी √17/2 और ये वाली टर्म बाद में आ जाएगी, यानी कि माइनस में आ जाएगा भाई x - 1/2 का होल स्क्वायर, भाई आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो 0 से 2 a² - x², इसका फॉर्मूला क्या बनता था हमारा। तो भाई इसको हम यहाँ पर लिखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या लगने वाला है। तो इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं dx/ में a² - x², इसका फॉर्मूला मैं साइड में अलग से लिख देता हूँ कि आपके बिल्कुल ध्यान में रहे। तो भाई मैं यहाँ पर देखता हूँ कि अगर मैं इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर लगाता हूँ कुछ इस तरीके से, भाई 1/, में क्या है भाई dx/ में a² - x², इसका इंटीग्रेशन क्या था, तो भाई 1/2a लॉग, और भाई क्या था, तो भाई a - x इसको नीचे रख देंगे और ऊपर a + x आ जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास लिमिट्स नहीं होता तो c लिखते थे, लेकिन फिलहाल लिमिट्स हैं तो लिमिट्स के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, तो इसी को हम इस तरीके से a to b कर देते हैं, कुछ ऐसा होता है। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं तो इसको मैं अलग से यहाँ पर आपको एक बॉक्स में शो कर देता हूँ जिससे आपके ध्यान में रहे कि ये फॉर्मूला लगने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये a² - x² है, ये अकेला x था, यहाँ पर x के साथ कुछ है। तो भाई क्या, देखो क्या होता था, हम जब विदाउट लिमिट शो करते थे तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम टी पुट करते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। टी पुट करने पर dx = dt आता तो हम बिना टी पुट के एग्जैक्ट लिख के भी सॉल्व कर देते थे। लेकिन यहाँ पर फ़र्क आ जाएगा, यहाँ फ़र्क आ जाता है। यहाँ पर हमें इसे जब टी पुट करना पड़ेगा तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी, तो टी तो पुट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेट x - 1/2, इसको हमने टी पुट कर दिया। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूँ dx = dt हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, dx = dt हो रहा है। यानी कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि भाई यहाँ पर जो मैंने लिखा ये आ रहा है dx/ में हमारे पास है √17/2 का होल स्क्वायर माइनस में t का स्क्वायर, तो ये आ गया। ठीक है, लेकिन अब बारी आती है लिमिट्स चेंज करने की। तो जैसे ही मैंने 0 को यहाँ पर रखा तो t की वैल्यू -1/2 है, और अगर मैंने 2 को यहाँ पर रखा तो 2 - 1/2, यानी 2 2 4 - 1 3/2, भाई ये कुछ आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, डन। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, तो 1/, में 2a कितना है, तो √17/2 है, 1/2 है। ओके, लॉग, और उसके बाद क्या है, तो a प्लस में x आएगा, यानी √17/2 माइनस प्लस में t आएगा और √17/2 माइनस में t आएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इसके साथ हम क्या करने वाले हैं, तो लिमिट्स को रखेंगे जो कि -1/2 से 1/2 जा रहा है। ओके, डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, लिमिट पुट करने से पहले कुछ कैलकुलेट करके छोटा कर लेते हैं। कैसे, तो 2 से 2 कट रहा है। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 2t हो जाएगा और पूरे का अपॉन में 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2t हो जाएगा, पूरे का अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अब मैं फाइनली इसे लिख सकता हूँ क्या, 1/, में 1 मिनट, इसको लिख सकता हूँ 1/√17 लॉग, और यहाँ पर आ जाएगा √17 प्लस में 2t अपॉन में √17 माइनस में 2t। भाई ये चीज़ हमारे सामने आ रही है। ओके, डन, चलो ठीक है। और इसके साथ हमने क्या किया, तो यहाँ पर लिमिट्स को लगा दिया है, -1/2 से 3/2, भाई 3/2 है, 1/2 नहीं है, 3/2 है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्या करते हैं, इसी को नेक्स्ट पेज पर लेके जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर जब मैं लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पर भाई लिख सकता हूँ 1/√17 और यहाँ पर सबसे पहले हम अपर लिमिट यानी 3/2 पुट कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास था लॉग, ठीक है, √17 और साथ में क्या था प्लस में 2t यानी 2 इंटू में 3/2 आएगा और अपॉन में था √17 माइनस में 2√2t था जो कि 3/2 आ जाएगा। ये तो 3/2 हमने पुट किया तब आया है। और उसके साथ साथ हम माइनस में जाते हैं तो क्या आ रहा है, तो लॉग आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर √17 और इसके बाद 3/2 की जगह -1/2 पुट किया जाएगा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये -1/2 है तो इसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो भाई यहाँ पर मैंने लिखा भाई माइनस में 2 इंटू में 1/2 आ रहा है, अपॉन में यहाँ पर क्या आ रहा है तो √17 और ये माइनस पहले से ही था तो वो माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भाई 1/2 माइनस वाला लगाया हमने तो वो प्लस हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भाई इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। भाई देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और अब यहाँ पर मैंने देखा 1/√17 तो है हमारे पास और उसके बाद भाई हम देख पा रहे हैं log a माइनस log b है और जब माइनस होता है तो चीज़ें डिवाइड में, ये वाली टर्म डिवाइड में आती है। यानी कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ लॉग है और ये लिख दिया √17 और प्लस में 3 अपॉन में √17 माइनस में 3 है, यही है। इधर की बात की तो यार √17 प्लस में 1 है, √17 क्या है प्लस सॉरी माइनस में 1 है और प्लस में 1 है तो ये उल्टा होकर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी इसके साथ में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ √17 के साथ प्लस में 1 और √17 के साथ और माइनस में 1। भाई ये टर्म कुछ आ गई ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। तो जैसे ही मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ रहा है 1/√17 और इसके साथ जैसे ही हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लॉग आएगा, ठीक है। और यहाँ पर a प्लस बी और a प्लस बी भाई कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करते थे तो भाई a² यानी कि भाई 17 आएगा, ठीक है। और प्लस में कितना है तो भाई 4 आएगा और ये आएगा कितना भाई 3 1 4 4√17 ये आ गया हमारे पास। ये आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई कहाँ से आ गया ये, ठीक है। यहाँ की बात करें √17 मतलब ये 17 आ गया और ये हमारे पास आ जाएगा कितना तो 3 एकम 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3 ये हमारे पास आ रहा है 3 1 जा 3 आएगा ना। ये क्या लिख दिया भैया, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर बात की जाए तो ये भी प्लस में 3 आ रहा है और यहाँ पर हम बात करें तो -4√17 आ रहा है। भाई ये चीज़ हमारे सामने आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ओके। अब इसको जब हमने थोड़ा सा और छोटा करके लिखा तो ये हमारे सामने आ रहा है √17 लॉग में और ये हमारे पास आ रहा है 17 कितना होता है तो भाई 17 20 होता है 20 तो यहाँ पर लिखा 20 प्लस में 4√17 और यहाँ पर क्या है नीचे तो भाई 20 माइनस में 4√17 है, ठीक है। ये चीज़ आ रहा है डन। कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें तो भाई बिल्कुल आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है तो हम देख रहे हैं इसमें से 4 कॉमन आ रहा है। अब 4 कॉमन अगर हम ले लें यहाँ पे तो मैं यहाँ पर जब 4 कॉमन लेता हूँ तो मैं यहाँ पर ले ही लेता हूँ इसी टर्म में। तो यहाँ पर जब मैंने क्या किया 4 कॉमन ले लिया तो 4 कॉमन लेते ही क्या मिला तो यहाँ पर 5 प्लस में √17 बचा। सेम नीचे हो जाएगा 4 कॉमन ले लेंगे तब क्या आएगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा भाई क्या 5 माइनस √17 इससे ये चीज़ कट गया। अब ये हमारे सामने आ चुका है। अब इसको क्या करें रेशनलाइज कर दें, नीचे रूट है ना तो उसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लेके जा रहे हैं इसको 1/√17 लॉग 5 प्लस √17 अपॉन में 5 माइनस √17 इंटू में नीचे माइनस है तो क्या होगा प्लस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 5 प्लस √17 और अपॉन में हम देख पा रहे हैं 5 माइनस √17 आ रहा है, ठीक है ये आ रहा है। और इसको जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 1/√17 लॉग। अब देखिए ऊपर क्या होगा तो a प्लस बी दोनों सेम है, होल स्क्वायर आएगा यानी a² प्लस b² प्लस 2ab यानी कि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या होता है तो 25 हो जाएगा, ठीक है। a² आ गया। 20 के स्क्वायर की बात किया तो 17 का स्क्वायर क्या होगा तो √17 का स्क्वायर 17 ही होगा और प्लस में 2ab यानी 10√17 आ जाएगा। नीचे की हम बात करते हैं यहाँ पर तो a² माइनस b² यानी 25 माइनस में √17 आएगा यानी 17 आएगा। √17 का स्क्वायर तो 17 ही होता है, ठीक है ये आ गया। अब हम इसमें देख पा रहे हैं क्या तो इसमें हम देख पा रहे हैं इसी को थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ मैं, ठीक है 1/√17 और लॉग हम लेके गए और साथ में यहाँ पर कितना आ गया तो भाई 25 और 17 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 5 12 32 42 42 आ रहा है 42 प्लस 10√17 आ रहा है
अपॉन में हमारे पास क्या है, तो 25 माइनस 7 कितना होता है, तो ये होता है 8 होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं ऊपर देख पा रहा हूँ 2 कॉमन तो आ रहा है ना, तो 2 कॉमन आ रहा है तो नीचे के 2 से कट जाएगा, यानी कि हम देख पा रहे हैं 1/√17 लॉग, और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 21 प्लस में 5√17 अपॉन में 4, और ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, डन। और साथ ही साथ आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा ये जो लेंथी क्वेश्चन गया है, ठीक है, वो जस्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। कैलकुलेशन भी क्या है, प्लस माइनस। हमें पता है रूट्स को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, नीचे रूट नहीं होना चाहिए, इसलिए रैशनलाइज करना पड़ रहा है, तो ये चीज़ें थी। अदरवाइज यहाँ पर जो इंटीग्रेशन पार्ट की बात की जाए तो यहाँ पर हमने देखा इसका इंटीग्रेशन जो था वो सीधे यहाँ पर लॉग के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है, यानी इंटीग्रेशन यहाँ तक खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना था, और उसके बाद आपका एक एग्जैक्ट आंसर आया। डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही चुके हो। चलते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जैसे कि अभी हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट कर चुके हैं, 5वां। अब नेक्स्ट हम आते हैं 6th क्वेश्चन पे। तो 6th क्वेश्चन जो हमारे पास ये क्वेश्चन कैसा कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है हमारे पास। ठीक है, अब जैसा कि मैं इसी की एक वैरायटी आपको बताऊं, जिसके बारे में हम पहले भी एक डिस्कस कर चुके हैं, कि अगर हमारे सामने कुछ ऐसा दिखता है कि e की पावर x और यहाँ fx और उसके साथ माइनस में f डैश x रहता है, सॉरी प्लस में f डैश x रहता है। ठीक है, ऐसा कुछ रहता है, तो इसका सीधे इंटीग्रेशन क्या होता है, तो e की पावर x f(x) होता है, वही होता था। और अगर लिमिट नहीं है तो प्लस सी, और लिमिट है तो उसके साथ हम देखेंगे भाई a से b अगर लिमिट जा रही है तो यहाँ पर इसी के साथ a to b कर देंगे। ठीक है, यही चीज़ चलेगा। तो इस फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पर करने वाले हैं। तो हम पहले चेक करते हैं कि क्या एक का डेरिवेटिव दूसरा है, तो 1/x का डेरिवेटिव होता है क्या 1/2x², क्या ऐसा होता है? तो भाई ऐसा तो नहीं होता, लेकिन एक और कंडीशन यहाँ पर था e की पावर x और यहाँ की पावर पास है 2x। पहले उसको तो देख लें, पहले तो उसको वैसे बना लें। तो हम क्या करते हैं, इस 2x को t पुट कर लेते हैं। तो इसके सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। सॉल्यूशन की बात करें तो हम इसमें पहले लेट करते हैं 2x इक्वल टू में t, तो इस अकॉर्डिंग आएगा dx इक्वल टू में dt, और ये 2 आएगा जो कि अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जब हमने इसको लिखा तो ये हमारे पास आ रहा है e की पावर t, और यहाँ पर देखिए 1/x है, x की जगह क्या आएगा, तो t/2 आएगा, तो इसमें t/2, नीचे वाला 2 कहाँ जाएगा, तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर 2 लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये हमारे पास 2/t आ गया। इधर की बात करें 1 माइनस में 2 और x² है, x की वैल्यू t/2 थी, तो x² की क्या होगी, तो भाई t²/4 होगी, भाई ये होगा। ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया, और ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर देख पाते हैं कि भाई इसके अंदर, अच्छा अभी हम ऊपर ले जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे। फिलहाल हम इसके लिमिट्स को भी देखते हैं। लिमिट्स की बात करें तो अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है, तो भाई 2 आ रही है। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 पुट किया है तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 4 आ रही है। तो ये लिमिट में बदलाव हुआ है। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ। नेक्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 2 से 4 जा रहा है, e की पावर t है, और इसकी बात यहाँ पर करते हैं तो ये 2/t है, माइनस में ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 में t² है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मैं ये कुछ कर सकता हूँ कि ये दोनों 2 सेम कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। तो मैं इन दोनों 2 को कॉमन ले लेता हूँ। भाई दोनों को कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा और 2 कॉमन लेके बाहर आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है, अब हम देखते हैं क्या 1/t का डेरिवेटिव 1/t² होता है। भाई मैं देख पा रहा हूँ 1/t का डेरिवेटिव किया जाए, ठीक है, इसका जब डेरिवेटिव किया जाएगा तो क्या होता है, तो इसको मैं जनरली लिख सकता हूँ, ये ऊपर जाएगा तो -1 आएगा। ठीक है, और इसका अगर डेरिवेटिव किया जाए तो भाई इसका डेरिवेटिव किस रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, d/dt कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में भाई d/dt जब किया जाएगा तो ये पावर जो होती है वो क्या होती है, तो पावर आगे आ जाती है और t की पावर -1 हो जाती है, यानी ये आ रहा है -1, t की पावर -2 आ रहा है, यानी इसे -1/t² लिखा जा सकता है। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि एक का डेरिवेटिव दूसरा है, तो भाई बिल्कुल है। जब एक का डेरिवेटिव दूसरा हमें दिख गया, वहाँ पर जब दिख गया हमें, तो उस कंडीशन में हम सीधे आंसर लिखेंगे क्या भाई, तो e की पावर t और साथ में इंटू में 1/t।
ये लिखा और ये चीज़ हमने इस तरह से ब्रैकेट में डाली और लिमिट्स हमारे सामने, अच्छा 2 भी साथ में है तो 2 भी लिखा और उसके बाद लिमिट्स हमारे पास 2 से 4 है तो इसको 2 से 4 भी लिख दिया। ठीक है, अब इसको मैंने सॉल्व किया तो अगर हम 4 रखते हैं यहाँ पर तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो 2 को तो मैंने बाहर रखा, यहाँ पर जैसे ही 4 रखेंगे तो ये आएगा e की पावर 4 बाई में 4 आ रहा है और माइनस में 2 रखेंगे तो आएगा e की पावर 2 बाई में 2 आएगा। भाई ये चीज़ आ गई, ठीक है, डन। ठीक है, अब इसमें देख पा रहे हैं कुछ कॉमन आ रहा है, तो भाई हाँ बिल्कुल कॉमन आ रहा है, ई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बाई 2 भी कॉमन आ रहा है और ये 2 इधर भी था और अंदर क्या बचा, तो भाई हमने जब इसको कॉमन ले लिया तो ये आ गया ए स्क्वायर बाई 2 माइनस में 1 बचा है। ठीक है, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया और हम अब हमारे पास आंसर है ई स्क्वायर बाई 2 माइनस 1। भाई ये आंसर आ गया, तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये आंसर आ चुका है। हम यहाँ पर देख सकते हैं इसको, भाई हमने यहाँ पर क्या किया, हटा दिया कि तो जो हमने यहाँ पर चेक किया था। ठीक है, या फिर मैं इसको लिख देता हूँ जिससे कि आपको सही से समझ में आ जाए कि भाई मैंने यहाँ पर fx लिखा 1/t और यहाँ पर f डैश x लिखा जो कि है -1/t²। ठीक है, ये चीज़ का यूज़ किया गया है, इसका यूज़ किया गया है तो इसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, ये यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसी फॉर्मूले के तहत fx हमारे पास है, f डैश x भी है, तो आंसर क्या होगा, e की पावर x fx होगा जो कि हमारे पास आ गया e की पावर t 1/t आ गया। डन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है और यहाँ पर इसी क्वेश्चन के साथ हमने आज के इस सेशन को यहाँ पर फिनिश किया, जिसके अंदर हमने समझा कि ये जो आपके डेफिनेट इंटीग्रेशंस हैं उसको यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, कैसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं, आपने जितना इंटीग्रेशन पहले किया था उतना आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जस्ट उसके ऊपर लिमिट्स पुट कर देना है। ठीक है, लिमिट्स पुट कैसे, तो अपर लिमिट पहले पुट करना है, माइनस में लोअर लिमिट पुट करना है, आंसर आपके सामने आएगा। ठीक है, आंसर बिल्कुल आपके सामने आ जाना है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कुछ इसके एडवांस क्वेश्चन और भी आते हैं जिसमें कि हमें लिमिट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी होती है। ठीक है, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके नॉर्मली इंटीग्रेशन यानी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के तौर पे किया जाए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, लेकिन उसमें लिमिट्स यूज़ करते हैं तो लिमिट की वजह से वही क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, बिल्कुल आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है यानी कुछ ऐसे ऐसे टूल्स हमारे पास हैं, ठीक है, जिससे हम इंटीग्रेशन को बहुत सिंपली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़, जो टूल्स मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम बड़े प्यार से इंटीग्रेशन के बड़े बड़े क्वेश्चन को बड़े आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पर क्वेश्चंस पक्का आते हैं। ठीक है, तो वो भी हम वहाँ पर क्लियर करेंगे। आज हमने बेसिक्स क्लियर कर लिए कि डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है, किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। ओके, अब देखेंगे वो जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है उसको इजी तरीके से कन्वर्ट करके कैसे करेंगे विद हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़। डन। तो भाई नेक्स्ट क्लास में ज़रूर अटेंड करनी है, नेक्स्ट क्लास ज़रूर देखना है, वो अगर आपने देख लिया तो आपकी इंटीग्रेशन एक अपर लेवल तक पहुंच जाएगी। ओके, तो भाई सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर देना जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। भाई आपको फ़ायदा मिल रहा है, उनको भी फ़ायदा मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके बाय, थैंक यू।